हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ये अध्याय जो है क्लास 10 का है ना। क्लास 10 का चैप्टर है ये। तो नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, आप नियंत्रण एवं समन्वय से समझते क्या हो। तो नियंत्रण का क्या मतलब होता है, कंट्रोल करना है ना। किसी भी चीज को कंट्रोल करना इज नियंत्रण, ठीक है। तो नियंत्रण करना। और समन्वय क्या होता है, समन्वय तो कंट्रोल करने के साथ साथ आपको इसको कोऑर्डिनेट भी करना होगा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय से यही मतलब है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह से आप कंट्रोल करते हो। जैसे आपको बहुत सारे चॉकलेट्स खाने का मन कर रहा हो, लेकिन अगर आप बहुत सारे चॉकलेट्स खाओगे तो आपके बॉडी का जो बैलेंस है, मतलब बैलेंस डाइट, वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ भी चीज नहीं खाना है, उसको क्या करना है, बैलेंस अमाउंट में खाना है, ठीक है, ताकि आप क्या रहो, हेल्दी रहो। उसी तरह आपके बॉडी को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, चॉकलेट खाने जैसा नहीं है, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रही थी कि इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि आप जो है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ब्रेन का फोटो दिया है ना, कि कैसे ये ब्रेन जो है आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कि ये पूरे बॉडी में मैसेजेस सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी से इसमें सेंसेशन यहाँ आते हैं जो भी आप फील करते हो, है ना। और फिर उसमें क्या ये रिएक्ट करता है, किस तरीके से ये बिहेव करता है और कैसे ये हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है ये। तो कह रहा है कि सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि आपको विंटर सीजन में ठंड लगती है ना, ठंड के मौसम में क्या लगेगी, ठंड लगेगी। गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट कर ले, काट ले, तो भी आपको क्या होता है, एक फीलिंग होता है ना, कि आपको ये हो रहा है, ठीक है। तो वही उसी के प्रति हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये पौधों में अलग तरीके से होता है और जंतु में अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो पौधे और जंतु में अलग अलग तरीके से क्या होती है, अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया का मतलब क्या है, अनुक्रिया मतलब वो एक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। तो दो मुख्य तंत्र है, एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो दो तरीके से होता है, एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तो देखिए, आइए समझते हैं क्या है ये। तो पहला हम लोग का है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो नियंत्रण और समन्वय का काम है, किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है। तो आपके पूरे बॉडी में ये फैला हुआ होता है, ठीक है। आप अगर मैप चार्ट देखोगे, अपने बॉडी का चार्ट है ना, एक बॉडी है, उसमें एक चार्ट बना हुआ है, तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे आपके बॉडी में पूरे जो नर्वस सिस्टम है वो फैले हुए हैं, किस तरीके से ये बॉडी में जो भी हो रहे उद्दीपन है ना, वो न्यूरॉन जो है आपका क्या करता है, सेंसेशन को रिसीव करता है, कैसे वो दिखाया जाता है। सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है, विद्युत आवेग के द्वारा, ठीक है, विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। जैसे कि इसके लिए जो तंत्रिका तंत्र है उसमें बहुत सारे अंग है जो उसमें सहायता करते हैं, उसे ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर्स। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, ठीक है। तो जो वातावरण है, वातावरण मीन्स एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट से ये पता लगाएंगे। तो ये ग्राही अंग क्या है, जैसे कि कान, आंख, त्वचा, है ना, 5 ग्राही अंग होते हैं। आपने क्लास 1-2 में ही पढ़ा होगा, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। आईज, नोज, स्किन, है ना। टच के लिए क्या यूज करते हैं, स्किन यूज करते हैं। तो पहला ये आपका 3 हो गया।
और आपका 2 क्या हो जाएगा, एक आपका टंग हो जाएगा, है ना। देखिए नाक और जीभ, ठीक है, तो नाक और जीभ भी आपका ग्राही अंग है। तो देखिए इसका क्या काम है, तो कान क्या करता है, सुनने में मदद करता है, ठीक है, शरीर का संतुलन भी बनाता है। ये देखिए कान के द्वारा भी शरीर का संतुलन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आंख, प्रकाश ग्राही अंग है, जैसे प्रकाश के लिए इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप कोई भी चीज देखना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्वचा, त्वचा तापग्राही है, गर्म ठंडा और स्पर्श को महसूस करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि कान, कोई आपको पुकार रहा है तो आप सुन लोगे और फिर रिएक्ट करोगे। आंख, आप देखकर रिएक्ट करोगे। त्वचा, जैसे कि आपको मच्छर ने बाइट कर दिया तो आप बिना देखे भी उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाक से आप क्या कर सकते हो, अगर मम्मी किचन में अच्छा अच्छा खाना बना रही होगी तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा आज तो मम्मी कुछ अच्छा बना रही है ना। तो मम्मी के जो किचन में बनाने के बावजूद आपको अपने रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो स्टडी टेबल में बैठकर, लेकिन आपको स्मेल के कारण क्या हो रहा है, सब कुछ पता चल जा रहा है कि आज तो मम्मी खाने में अच्छा बना रही है, जैसे कि छोला भटूरा बना रही है, ठीक है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो। गंध का पता लगाना, जैसे कि कोई पूजा कर रहा है, अगरबत्ती का स्मेल, है ना, वो सब। जीभ जो है आपका रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना, तो इससे फिर मम्मी जो टेस्टी छोला भटूरा बनाई है तो आप खाकर बताओगे अपने टंग से कि ये खाना कितना टेस्टी है, मम्मी ने कैसा बनाया है ये खाना, है ना। क्या ये तीखा है कि ये नॉर्मल है कि ये बहुत ही एकदम टेस्टी बना है, ये आप कैसे पता चलेगा आपको, जीभ के द्वारा, ठीक है। इससे एक कह रहा है कि रस संवेदी ग्राही है और स्वाद का पता लगाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। जैसे कि शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, वैसे ही ये तंत्रिका तंत्र की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब एक यूनिट है ना, एक यूनिट है ये, तो इसे कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। इस एक यूनिट को क्या कहेंगे, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है आपका, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने आता है, कभी कभी ड्रॉ करने के लिए आता है, कभी कभी इसका मैकेनिज्म पूछता है, कभी कभी ये आपसे पूछेगा कि नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। जैसे केंद्रक हो गया, कोशिका काय है ये सेकंड, ये कोशिका काय। तो आप एक सेल को इमेजिन करो, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बिल्कुल उसके सिमिलर है, ये सेल की तरह ही है, ये सेल ही है ना। तो एक सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए केंद्रक है और ये क्या है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका काय है। यहाँ पे फिर आप देख पा रहे हो कि इसमें एक अलग से क्या है, द्रुमिका है, जो इसमें स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये द्रुमिका है, ये तंत्रिकाक्ष है और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। यहां से फिर से एक ऐसा तंत्रिका तंत्र जुड़ेगा ऐसे करके फिर से, ठीक है। एक खाली स्पेस रहेगा जिसे सिनैप्स कहते हैं, इसके जो बीच का खाली जगह रहता है उसे क्या कहते हैं, सिनैप्स, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया नहीं है, देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं है, उसे सिनैप्स कहते हैं, आपके बुक में है, ठीक है। आप अपने बुक से मिलाते चलोगे तो आपका पढ़ाई और अच्छा चलेगा। तो यहाँ से जो एक आपका एक अलग से सेकंड वाला जो यहाँ पर से जुड़ेगा, उसके बीच का जो खाली स्पेस है उसे क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, सिनैप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे जो द्रुमिका है, ठीक है, ये आपका जो द्रुमिका है यही आपके बॉडी में क्या करने का काम करती है, कोई भी सेंस को रिसीव करती है, रिसिप्टर्स है ये, है ना। क्या है ये, रिसिप्टर्स। जैसे रिसिप्टर्स क्या क्या पढ़े हम लोगों ने कि रिसिप्टर्स आपका क्या क्या है, ग्राही क्या क्या है, तो आपका कान, आंख, त्वचा, है ना, और नाक, जीभ, ये सब रिसिप्टर्स है। तो रिसिप्टर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो यही आपका जो द्रुमिका है यही आपको क्या करने में मदद करती है, रिसीव करने में मदद करती है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग, तो कौन कौन से भाग है, पहला द्रुमिका, तो अभी हम लोगों ने देखा द्रुमिका, ये द्रुमिका है। द्रुमिका का क्या काम है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, सूचना। दूसरा है कोशिका काय, प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है, ठीक है, विद्युत आवेग के रूप में ये परिवर्तित कर देती है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन।
यह सूचनाओं को विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाती है। ठीक है, तो एक जो आपका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका, उसे दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये तंत्रिका एक्सोन जो आपको ऐसे से दिख रहा है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी। नेक्स्ट है अंतःग्रंथन सिनैप्स। यही मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि अंतःग्रंथन सिनैप्स जो है यहाँ पे होता है कहाँ पे? जहां पे एक जुड़ रहा है, जहां पे का एक एंड है और उसके बाद दूसरा जुड़ेगा, उसे क्या कहते हैं? सिनैप्स। अंतःग्रंथन सिनैप्स या तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। ठीक है, तो ये बीच का रिक्त स्थान है। या विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है? विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। ठीक है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो ये जो अंतःग्रंथन मैं बता रही हूं तभी से, ये खाली स्पेस, ये सिनैप्स, यहाँ पे क्या होता है? विद्युत आवेग आया, जो आपने यहाँ पे रिसीव किया, विद्युत आवेग आया, इस जगह पे क्या हुआ? रासायनिक आवेग में परिवर्तित हुआ। फिर से ये किससे रिसीव करेगा? विद्युत आवेग में, क्योंकि यहाँ पे फिर से दूसरा वाला प्रेजेंट है ना, तो दूसरा वाला फिर से इसको विद्युत आवेग में लेगा, फिर यहाँ से इसके पूरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर होगा तो वहां पे जो खाली स्पेस होगा सिनैप्स में, ये रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। किसी भी उद्दीपन के प्रति, कोई भी उद्दीपन हो रहा है उसके प्रति जो भी अनुक्रिया करते हैं, मतलब जो भी एक्शन का रिएक्शन करोगे आप, दैट इज प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया हुआ कि किसी मच्छर ने आपको काटा, आपने उसको हटाया। ठीक है, ऐसा आपका ये क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने एक झापड़ मारा और आपने भी उसको एक झापड़ मार दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने एक्शन किया, आपने उसका रिएक्शन दे दिया। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? गांधी जी के रास्ते पे चलना है। हम लोग को क्या करना है? मारना नहीं है उसको। ठीक है, आपको दूसरा गाल भी आगे कर देना है। देखिए आगे उदाहरण के लिए क्या दिया है? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटाना। ठीक है, किसी भी गर्म वस्तु को आप जब छूते हो, जैसे कि स्कूल के ड्रेस को आयरन कर रहे हो, अचानक से हाथ जो है आयरन पे चला गया, तो आप क्या करते हो? तुरंत हटा देते हो, है ना। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो जिस पथ पर चलते हैं, जैसे कि पथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो जिस पथ पर चलेंगे उसे प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। उद्दीपन हो रहा है ऊष्मा, ठीक है, फिर ग्राही अंग त्वचा, उसके बाद कहाँ जा रहा है? मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरु रज्जु में जा रहा है और इसके बाद कार्यकारी अंग पेशी को, और वो फिर पीछे हटा ले रहा है। तो आप बोलोगे मैम आप तो कह रहे थे कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है। ब्रेन, आप शुरू में तो कह रहे थे कि जो ब्रेन है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, आप तो आधे दूर में ही खत्म कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये मेरु रज्जु बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरु रज्जु क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जुड़ा होता है ब्रेन से। तो जो भी क्विक एक्शन का रिएक्शन देना होता है, जो आपको इंस्टेंट एक्शन लेना होता है, वो मेरु रज्जु लेता है। ठीक है, जैसे आपको गर्म चीज आपके हाथ में लग गई, किसी कीड़े ने आपको काटा, तो आप एकदम जब इंस्टेंट रिएक्शन दोगे, तो इंस्टेंट रिएक्शन आप कैसे दे सकते हो? तो इंस्टेंट रिएक्शन आप कैसे करोगे? मेरु रज्जु से। मेरु रज्जु आपको इंस्टेंट रिएक्शन कराएगा। वहां पे आपको गर्म सा महसूस हुआ, ग्राही अंग ने गर्म को डिटेक्ट किया, उसके बाद मेरु रज्जु क्या करेगा? उस एक्शन का रिएक्शन देगा कि आपको, आपके पेशियों को वो इन्फॉर्म करेगा कि अपना हाथ पीछे हटा लो वरना जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चाप यहीं तक है, प्रतिवर्ती चाप है ये। ठीक है, आपके बुक में एक अच्छा डायग्राम दिया है, उसमें जो इमेजेस दिया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना नहीं मेंशन कर पाई, तो आप उसको एक बार देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें जो दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अनुक्रिया या 3 प्रकार की होती है। तो अनुक्रिया क्या होता है? तभी से हम लोग पढ़ रहे हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया होता क्या है? तो ये 3 प्रकार की होती है। जो भी आप एक्शन का रिएक्शन करते हो या फिर जो भी एक्शन आपका करते हो, तो वो 3 प्रकार की होती है। एक ऐच्छिक क्रिया होती है, ठीक है, और एक है अनैच्छिक और एक है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐच्छिक वाला में क्या है? जैसे आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, चलो पार्क चलते हैं, ठीक है,
तो आप क्या बोलोगे, हाँ चलो चलते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, ऐच्छिक क्रिया, आप अपने ऐच्छिक से चले गए, है ना, अपनी इच्छा से चले गए। तो यहाँ पे जो ऐच्छिक क्रिया है उसको कौन कंट्रोल करता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मम्मी पूछ रही है टेस्ट में कितने मार्क्स आए, आप बोलना नहीं चाहते हो, है ना, आप चुपचाप बैठे हुए हो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो उसको कि नहीं बोलना है, मम्मी मारेगी, है ना। आपके 0 नंबर आ गए हैं तो मम्मी मारेगी, है ना। और आपके 100 नंबर आए हैं तो आप एकदम बोलोगे मम्मी मेरे 100 में 100 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये बोलना, लिखना, ठीक है, ये सारा जो भी है, चलना फिरना, हाथ हिलाना, ठीक है, तो ये सारे चीजें क्या है, ऐच्छिक क्रिया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐच्छिक क्रिया पे आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया पे क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है। और अनैच्छिक क्रिया में क्या है, कह रहा है कि मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसमें श्वसन, दिल का धड़कना, आप सांस जो है बहुत देर तक नहीं रोक सकते हो, कुछ टाइम तक आप रोक सकते हो, ठीक है, पर बहुत देर आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि बहुत लोगों को उल्टी हो जाती है ना, तो उल्टी होना भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया। ये अनैच्छिक क्रिया द्वारा हो रहा है। दिल का धड़कना, दिन भर धड़क रहा है ना, जितने टाइम भी आप कुछ भी कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, तब भी ये क्या हो रहा है, दिल धड़क रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया हो गया ये। प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, ये आपका क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो 3 प्रकार की क्रिया होगी, ठीक है। अनुक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक जो आप कंट्रोल करोगे, अनैच्छिक जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और प्रतिवर्ती क्रिया जो आप क्या करते हो, मेरु रज्जु द्वारा वो नियंत्रित होता है, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, और ये प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु के चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरन हमें हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। जैसे कि गर्म वस्तु को छू दिए, है ना, आपने छू दिया, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको बहुत ही जलन सा महसूस होगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप तुरंत नहीं हटाओगे तो वो हाथ क्या होगा, जल जाएगा इस तरह से। या फिर पैनी वस्तु, कोई धारदार चीज है, उससे भी आपको खतरा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु में उत्पन्न होते हैं जो जल्दी होता है, तो ये ब्रेन से फास्ट काम करता है मेरु रज्जु, ठीक है। देखिए मानव तंत्रिका तंत्र जो है 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है परिधिकीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्र वाला क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं, ठीक है। और एक है परिधीय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, मेरु रज्जु से जो निकलती है और जो मस्तिष्क से निकलती है, ठीक है। ये मस्तिष्क मेन पॉइंट है, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड मेन पॉइंट है, और इससे जो जो चीजें निकलती है, जो जो न्यूरॉन्स आपका निकल रहा है, ठीक है, दैट इज आपका पेरिफेरियल हो जाएगा। मेरु रज्जु से जो आपके पूरे बॉडी में फैल रहा है वो आपका मेरु तंत्रिका हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके का होता है, एक सेंटर, एक परिधीय। मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग, 4 मत लिख देना। दिल में जो आप लिखते हो, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना कि हार्ट में 4 होता है तो इसमें भी 4 ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, और मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं, 3 भागों में विभाजित होता है, और उसके बाद फिर उसका सब डिवीजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, प्रमस्तिष्क है ये, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है ये, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करता है, सूचनाओं को याद रखना, ठीक है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, मतलब सारे जगह पे कलेक्ट कर लेगा और उसका समायोजन कर लेगा और उसके बाद उसके विषय में सोचेगा, ठीक है। भूख से संबंधित है, खाना खा लेते हो तो कैसे पता चल जाता है कि आपका पेट भर गया, तो ये जो है अग्र मस्तिष्क जो है कनेक्टेड है किससे, आपके स्टमक से, और उसके बाद ये क्या करता है, बताता है भूख लग रही है, खाना खत्म हो गया है, आपको खाना खाना है, पेट भर गया है, इस तरह से। सेकंड है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रियाएं आपके 3 तरह के होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती।
तो कौन आपका ये क्रिया कंट्रोल करेगा? तो देखिए मध्य मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। आप लोग जो है फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़े होंगे ना, नेत्र या समथिंग, नयन करके कुछ चैप्टर है, नेत्र है ना, मानव नेत्र समथिंग, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? मध्य मस्तिष्क इसका नियंत्रण करती है। सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, तो सिर और गर्दन में जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है उससे भी ये काम करता है, ठीक है। देखिए उसमें भी काम करता है। नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं। अभी मैंने बोला कि मेन जो है 3 पार्ट्स होगा, ठीक है, 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग हो गया, ठीक है। इसी अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क कहते हैं। और 3 भाग में फिर मैंने बोला था कि सब डिवीजन, तो पश्चिम मस्तिष्क का सब डिवीजन दिया है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो देखिए अनुमस्तिष्क क्या है? शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना। स्थिति क्या होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है आपका मूवमेंट वाला और स्टैटिक बैलेंस, कि आप बैठे हो, खड़े हो, तब आपका बैलेंस बनाएगा। एक आप चल रहे हो तब बैलेंस बनाएगा। जैसे आपने देखा शराबी को, शराबी हमेशा नाली में गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि बेचारे का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। बेचारा राइट लेग उठाता है, लेफ्ट हो जाता है, उठ जाता है, लेफ्ट उठाता होगा, राइट उठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेचारा नाली में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका क्या है, ये जो पश्चिम मस्तिष्क है ये हमारे बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण में पेन उठाना, पेन गिर गया, आपको उठाना है, तो आपको पेन उठाने में कौन मदद करेगा? पश्चिम मस्तिष्क, और उसमें अनुमस्तिष्क। ये क्या करेगा? आपको उठाने बोलेगा, है ना, उठा लो, ठीक है। मेडुला क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक, ये क्या है? ऐच्छिक, पेन उठाना है कि क्लास के बाद उठाना है, मैडम के चले जाने के बाद उठाना है, ये आप डिसाइड करोगे, ये ऐच्छिक क्रिया हो गया। और यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया क्या है? कि अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, वमन आदि, ठीक है। वमन मीन्स उल्टी वगैरह के लिए जो ब्लड का फ्लो है, कितना फ्लो हो रहा है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। पॉन्स, इसका क्या काम है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन को नियंत्रण करना। तो पॉन्स का क्या काम है? श्वसन को नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रित करना। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे की जाए? जैसे कि आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें सुरक्षा के लिए कुछ चीजें यूज करते हो ना, तो वैसे ही इसमें सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो मस्तिष्क जो है इसमें सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो मस्तिष्क की हड्डी एक बॉक्स में अवस्थित होती है। बॉक्स के अंदर तरलतापूर्ण गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशेषकों का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कोशिका कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तो ये जो आपके मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, ये किसमें सेफ रहेगा? तो ये एक हड्डी का बॉक्स है जो हमारा स्कल उसमें है, और उसमें एक तरल पूर्ण गुब्बारे की मस्तिष्क होती है, मतलब वहां पे एक लिक्विड होगा, ठीक है, मैट्रिक्स लिक्विड होगा जिसमें वो अच्छे से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपको कोई हिट कर रहा है या फिर आपको चोट लग जा रही है, तो वो जो आपका लिक्विड है वो आपको बचाने की काम करेगा, वो आपको सेफ रखेगा, ठीक है। मेरुरज्जु में क्या होता है कि मेरुरज्जु जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसको रीढ़ की हड्डी ऐसे प्रोटेक्ट करके रखी है, ठीक है ना। तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच में समन्वय कैसे होता है? तंत्रिका उत्तक ज्ञानेंद्री संवेदी तंत्रिका, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यही डायग्राम आपके बुक में दिया है। आपके बुक में फोटो के साथ दिया है कि एक हैंड बना हुआ है, ठीक है, और एक गरम कुछ प्लेट रखा हुआ है, उसमें पानी, गरम पानी, और वो आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रिया है, संवेदी तंत्रिका, केंद्रक तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त व संसाधित करना, नियंत्रण करना और अनुक्रिया उत्पन्न करना। प्रेरक तंत्रिका का क्या काम है कि ये पेशी उत्तक को प्रेरक करेगी कि आप क्या करो, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना, और उसके बाद पेशियों को संकुचन करने के लिए ये इसको इंस्ट्रक्शंस देगी। सबसे पहले क्या होगा कि ग्राही अंग जो है वो ग्रहण करेंगे, फिर आगे पहुंचेगा आपका संवेदी तंत्रिका द्वारा, और वहां पर क्या होगा, सूचना को प्राप्त करके एक निर्णय लिया जाएगा कि हटाइए भैया हाथ, है ना। तो प्रेरक तंत्रिका पेशी उत्तक को क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि हाथ हटा लो, और फिर पेशी उत्तक जो है वो संकुचित हो जाएगी, जिससे आप बच जाओगे जलने से, ठीक है।
विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं? विद्युत संवेग केवल उन कोशिका तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेफ रहो। जैसे बाइक ड्राइव करते हो या फिर कुछ भी स्कूटी चलाते हो, कोई भी घर का काम करते हो, तो आपको सेफ रहना बहुत जरूरी है। अगर इससे तंत्रिका जुड़ी रहेगी तभी ये काम करेगी। अगर तंत्रिका तंत्र से जो विद्युत आवेग जो नहीं पहुंच पाएगा, इसका एक ही कारण है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसका कहीं पे ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं पाथ, है ना। ये जो आप पाथ है, पाथ को कंप्लीट होना पड़ेगा तभी वो क्या कर पाएगा, सही से काम करेगा। जैसे कि आप लोग लाइट वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना, लाइट वाले चैप्टर में क्या होता है कि बल्ब होता है, स्विच होता है। स्विच का क्या काम होता है कि वो पथ को पूरा और तोड़ने का काम करता है। तो वो अगर स्विच आप ऑफ कर देते हो तो लाइट क्या होता है, ग्लो करना बंद हो जाता है, और जब स्विच ऑन करते हो तो लाइट जलने लगता है। तो इसी तरह से आपकी तंत्रिका तंत्र जो है पूरी तरीके से आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, सही से वो फंक्शन नहीं करेगा। इसीलिए आपको हमेशा सेफ रहना है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, तो टाइम लगता है। ठीक है, एक बार उत्पन्न हो गया तो दूसरा काम करने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, तो रासायनिक संचरण, देखिए यहाँ पे विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, ये रासायनिक संचरण है। रासायनिक संचरण समझ रहे हैं ना आप, रसायन का संचरण आपके बॉडी में। ठीक है, आगे उसको आप लोग डिटेल्स में देखेंगे। पौधों में समन्वय क्या है, तो पौधों में समन्वय दो प्रकार पर निर्भर करता है। पहला है गति पर। वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, कि ये जो वृद्धि है वो गति पर निर्भर नहीं है। ठीक है, वृद्धि गति पर निर्भर नहीं है, और वृद्धि पर निर्भर गति, तो वृद्धि जो हो रही है वो गति पर निर्भर है। गति हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है। ठीक है, गति वृद्धि हो रहा है, और इसमें वृद्धि हो रहा है पर गति पर निर्भर नहीं है। तो देखिए कैसे, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर ना होना। ठीक है, तो वृद्धि पर निर्भर ना होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने का काम करते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फूल जाएगी या सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर देती है, जिससे वो फूलती व सिकुड़ती। ये आपका कॉन्सेप्ट है क्लास 9 में, जो आपका क्या हो रहा है, परासरण की क्रिया हो रही है। याद है कि आप बीज को भिगो देते हो, सीड्स को, और वो रात भर में फूल जाती है, बाहर रखोगे सिकुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये बता रहा है। जैसे उदाहरण के लिए छुई मुई का जो पौधा होता है, उसकी पत्तियों को छूते हो आप तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो पौधों में समन्वय दो प्रकार से होते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करोगे। तो ये था, पहला था कि ये जो क्या कहते हैं, तत्काल अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया बेस्ड था ये। ठीक है, जो वृद्धि पर निर्भर नहीं है, वृद्धि पर नहीं निर्भर है। ये छुई मुई का पौधा का सिकुड़ना वृद्धि पर निर्भर नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो पत्तियां होती है, छुई मुई की पत्ती कैसी होती है, ऐसी होती होगी। तो इसमें जो क्या होता है, आप जब इसको छूते हो तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये माइक्रो लेवल में वाटर रिलीज करते हैं, एकदम माइक्रो लेवल में, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वाटर इसमें से क्या चला गया, जो यहाँ पे बोल रहा है ना कि वाटर बाहर चला गया, तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। और फिर क्या होता है, जब आप इसको छूते हो, पत्तियां से पानी गया माइक्रो लेवल में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, टाइम पीरियड, ओवर द टाइम पीरियड जो जड़ है, रूट्स है, वो क्या करते हैं, फिर से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर से पत्तियों तक पानी पहुंचता है, और फिर क्या होते हैं, ये पत्तियां फिर से खुल जाती है और आप फिर से छूने चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप करते हो। नेक्स्ट, वृद्धि के कारण जो गति होती है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसमें 5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको समझना होगा। पहला है प्रतान। प्रतान का वह भाग, जैसे आपने एक मटर का पौधा देखा होगा इस तरह से, और उसमें कुछ ऐसे टेंड्रिल्स निकले रहते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे
अच्छा सा मोटा लकड़ी डाल दो तो वो क्या करेंगे, इसमें ऐसे राउंड एंड राउंड होकर बड़े होने लगते हैं, है ना। दैट इज प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। तो ये जो भाग है अब ये तेजी से गति करेगा, जिसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। तो यही प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रतान, ठीक है ना। दूसरा है आपका प्रकाश अनुवर्तन, फिर है जल अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन और गुरुत्व अनुवर्तन, जल अनुवर्तन। देखिए आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक पौधा बनाया, आपके बुक में भी दिया हुआ ये पौधा, मिला लीजिए थोड़ा। है इसकी जड़ें, तो देखिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पौधा है, ठीक है। तो ये पौधा क्या कर रहा है, सूर्य की प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। तो किसी भी पौधे का सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करना है ना। ये पौधा क्या है, जब इस पौधे को हम लोगों ने ऐसे उल्टा रख दिया तो इसको ऐसे ग्रो करना चाहिए था, ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। बट ये स्ट्रेट लाइन में ग्रो करने के बजाय ये ऊपर की तरफ मुड़ गया, क्योंकि इधर से इसको सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहते हैं इसे, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति करना। प्रकाश अनुवर्तन क्या होगा, प्रकाश की तरफ गति करना, ठीक है। सेकेंड इज गुरुत्व अनुवर्तन, तो पृथ्वी की तरफ या दूरी गति करना, ठीक है, पृथ्वी की तरफ गति करना। तो इसकी जो जड़ें हैं, एक जो सिंपल पौधा होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जड़ें नीचे की तरफ ग्रो करती है, ऐसे ग्रो करती है ना नीचे की तरफ। तो यही आपका है गुरुत्व अनुवर्तन, कि प्रकाश की जो पृथ्वी की तरफ गति करना। तो इसमें दो होता है, पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें ही बताती हूं मैं कि ये जो पृथ्वी के नीचे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, गुरुत्वानुवर्तन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब होगा ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्या होगा, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और ये जो उसका ऊपर का सिरा है, ऊपर जो पौधा उग रहा है, शूट है ना, तना, तो ये क्या कर रहा है, गुरुत्वानुवर्तन तो नहीं, हाँ गुरुत्वानुवर्तन नहीं कर रहा है ना, ये गुरुत्वानुवर्तन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके ऑपोजिट ग्रो कर रहा है। गुरुत्वानुवर्तन ग्रो करने के लिए नीचे ग्रो करना था, ठीक है। तो पृथ्वी की तरफ गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो पृथ्वी की तरफ कर रहा है तो इसको धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन बोलेंगे, ठीक है, धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन, ठीक है। अगर ये क्या कर रहा है, सूट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन, ठीक है, ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, इसमें दो होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट है रसायन अनुवर्तन। तो रसायन अनुवर्तन में क्या होता है, जैसे कि आप लोग वो एक सीड वाला देखे ही होंगे, इस तरह से, ठीक है। ये स्टिग्मा है ना। इसमें क्या होता है आपका फिलामेंट, ये सब जो परागकण, तो परागकण जो है इसमें आता है, ठीक है। और इसका जो ट्यूब है इससे होकर नीचे की तरफ जाता है, इस ट्यूब से। यहाँ पे एग्स होते हैं पहले से, और ये जो परागकण का इस नली के द्वारा यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रसायन अनुवर्तन। पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, ठीक है, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति को क्या कहेंगे, रसायन अनुवर्तन, ठीक है। ये एक रासायनिक क्रिया है। तो जो आपका परागन है वो दो प्रकार का होता है, परागन, ठीक है। एक होता है आपका पर परागन और एक होता है आपका स्वयं परागन, ठीक है। तो ये जो परागकण की जो गति है, परागकण की गति जो अंडाशय की तरफ जा रही है पराग नली के द्वारा होते हुए, इसे ही कहते हैं रसायन अनुवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट इज जल अनुवर्तन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जड़ क्या है, इसको ऐसे ग्रो करना चाहिए था, सीधा सीधा उधर जाना चाहिए था, लेकिन ये पानी की तरफ ग्रो करी है। मैंने यहाँ पे पानी ड्रॉ कर दिया।
ये पानी की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इसे ही कहेंगे जल अनुवर्तन। तो कह रहा है कि पानी की तरफ जड़ों की गति को कहते हैं जल अनुवर्तन। अब है पादप हार्मोन, रासायनिक हार्मोन्स, ठीक है, जो यहाँ पे था रासायनिक संचरण, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, रासायनिक संचरण जो आपका पादप में कह रहा है कि, तो पादप हार्मोन क्या होते हैं, ये वे रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया में समन्वय करते हैं। तो ये आपका पौधों की विकास में समन्वय करते हैं। तो देखिए क्या क्या है, पहला है ऑक्सीन, ठीक है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक। जैसे ये पौधा है तो पौधा का यहां पर ये प्रेजेंट रहेगा टिप में, ठीक है। तो जब ये क्या होता है, फोटो से इसको प्रॉब्लम है, फोटो की तरफ से ये नहीं रहता है, जहां पर शेडेड भाग होगा वहां पर ये छुपता है। तो जहां पर ये छुपता है तो वो शेडेड भाग होता है, इसीलिए पौधा जो है प्रकाश की तरफ गति करने लगता है। जैसे यहाँ पे ये छुप गया जो शेडेड वाला भाग है, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रकाश की तरफ गति करेगा। जैसे ये तो सीधा पौधा बनाती हूं मैं, तो ऐसे झुकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये छिप गया है, ठीक है। तो वो उसकी लंबाई में ग्रोथ करेगा। शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायता करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तने की वृद्धि में सहायक, ये तना का वृद्धि करेगा, तना ये नोड है ना, तो दो नोड के बीच का जो स्पेस है इसको बड़ा करेगा। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट है एबिसिसिक, क्या करता है, वृद्धि स्पंदन, ये सब ग्रो करा रहा था, ये एक लौता है जो क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, वृद्धि को स्पंदन करा रहा है, जैसे पत्तियों को मुरझाना, और तनाव हार्मोन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जंतुओं में भी हार्मोन होता है। हार्मोन्स वे रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं और विकास की वृद्धि में समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वे ग्रंथि है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करते हैं और जो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो ये अपने उत्पाद कहाँ करते हैं श्रवण, रक्त में। ये डक्टलेस होते हैं, बिना डक्ट के, ठीक है, ये डायरेक्ट ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है हार्मोन, थायरॉक्सिन, तो इसका ग्रंथि क्या है, अवटु ग्रंथि, गर्दन में स्थान है इसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है, ठीक है। ये जो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि हमारा बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए सेकंड इज वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में है, ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है, वृद्धि और विकास में नियंत्रण करता है। तीसरा है आपका एड्रिनलिन, तो ये क्या करता है, एड्रिनलिन अधिवृक्क में प्रेजेंट होता है। ये आपका जो डायग्राम दिया होगा बुक में वहां पे देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया होगा। वृक्क किडनी के ऊपर, जो आपका दोनों किडनी होगा ना उसके ऊपर में ऐसे येलो कलर में शो होगा, ठीक है। ये क्या काम करता है, बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण एवं आपातकाल में ये उसका नियंत्रण करता है। जैसे कि कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, कुत्ता आपकी तरफ भौंक रहा है, आप किसी के घर गए हो इनविटेशन देने कि मेरा बर्थडे है आइएगा, है ना, लेकिन क्या कर रहा है वहां उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा डॉग है, एकदम बड़ा डॉग, ठीक है। तो वो इतना जोर से भौंक रहा है कि आप भूल गए कि आपका बर्थडे है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आप डर जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उस टाइम पे ये आपके बॉडी को नियंत्रण करने का काम करता है, हृदय की धड़कन का, बीपी का, ये सब का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, अग्नाशय, उदर के नीचे ये प्रेजेंट होता है, उदर मतलब आपका स्टमक, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कह रहा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। और फिफ्थ है लिंग हार्मोन, ये वृषण, ये मेल में, बॉय में, लड़के में, पेट के निचले हिस्से में, टेस्टोस्टेरोन नर में, एस्ट्रोजन मादा में, ठीक है, अंडाशय में, अंडाशय जो है वहां। और इसका कार्य क्या है, तो यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन करता है, जैसे लैंगिक परिपक्वता। तो आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि ये यौनारंभ क्या होता है ना। यौनारंभ तो वह स्थिति जिसमें लोगों जो मेल या फीमेल या फिर चाइल्ड के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जैसे फीमेल में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, उसका जो मेंसुरेशन साइकिल है वो स्टार्ट होता है, मेंसुरेशन, ठीक है।
बॉयज में मॉस्टेचेस, मूछ दाढ़ी का आना, गुप्त अंग में बाले आना, है ना, ये सारा जो है ये आपका इसका यौनारंभ है। ठीक है, आयोडीन नमक युक्त क्यों आवश्यक है? तो अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि मतलब जो आपके गले में, गर्दन में प्रेजेंट होता है अवटु ग्रंथि, देखते होगे आप किसी किसी का बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या होता है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके, संतुलित वृद्धि करने के लिए। ठीक है, अगर ये सही मात्रा में नहीं स्राव होगा तो आपको बॉडी में बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अतः अवटु ग्रंथि का सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिससे गॉइटर बीमारी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है। जैसे कि कह रहा है कि मधुमेह एक दूसरा डायबिटीज, इस बीमारी में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो ये आपका एक था गॉइटर, गॉइटर एक बीमारी जिसमें गले में बड़ा हो जाता है, गला का साइज जो बड़ा हो जाता है, जिसे हिंदी में घेंघा रोग भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये गॉइटर होता है। ठीक है, हिंदी में घेंघा रोग होता है। ठीक है, दूसरा आपका मधुमेह है, जिसमें इसमें शर्करा की मात्रा जो है रक्त में इंक्रीज कर जाती है, जिससे क्या होता है बॉडी में शर्करा मतलब जो आपका शुगर का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। कारण क्या है इसका? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। जो आपका अग्नाशय ग्रंथि होता है इस तरह का, है ना, येलो कलर का। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नहीं सिक्रीट हो पाता है सही मात्रा में। तो जिसको भी डायबिटीज, मधुमेह होता है उसको बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, एक है ना, एक आपका इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, उसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि वो बॉडी में बैलेंस बना पाए, शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। ठीक है, निदान क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। देखिए, इंसुलिन हार्मोन का आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि एक है आपका ये पुनर्भरण, फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, मान लीजिए कि आप हो, आप ऐसे दिखते हो। ठीक है, अचानक बहुत गर्मी पड़ने लगी तो आप कैसे हो जाओगे? ग्लासेस लगा लोगे, है ना, और आपको बहुत गर्मी होगी, स्वेटिंग होगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? गर्मी पड़ने से ये हो रहा है। मान लो बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप क्या करोगे? शिविर करने लगोगे, है ना। ठीक है, तो ये आप हो नॉर्मल कंडीशन में, आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस है आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर क्या हुआ? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर आपकी बॉडी स्वेटिंग करने लगा, और स्वेटिंग करके फिर अपने बॉडी को क्या किया? नॉर्मल पोजीशन पे ले आया, है ना। स्वेटिंग करके क्या हुआ कि आपका बॉडी से बहुत सारा पसीना बाहर आया और आपका बॉडी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया इसी 37 डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए कि जब ठंड पड़ रही है तो आपका बॉडी शिविर करने लग रहा है, कांप रहा है, और कांप कर क्या कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है, और फिर से आपको वापस अपने सेम पोजीशन पर ले आ रहा है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पुनर्भरण फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म आपके लास्ट टॉपिक है ये। तो पुनर्भरण में क्या होता है? तो इसमें बंद करो पुनर्भरण भेजना। यहाँ पे देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इस एग्जाम्पल से समझाया, बुक आपको ये इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या करता है? अग्नाशय को सूचित किया जाता है और वो इंसुलिन का स्रावन करता है। जब रक्त में शर्करा की मात्रा घटने लगती है तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, तो जब रक्त में घटने लगेगी तो क्या होगा? इंसुलिन बनाया जाएगा, और इंसुलिन से क्या होगा? आपके बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। क्या बैलेंस हो जाएगा? शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा आपके बॉडी में
बैलेंस हो जाएगी। और जब यहाँ पे कह रहे हैं कि रक्त में शर्करा की मात्रा का घटना, उसके बाद जैसे कि आपका बॉडी बैलेंस कर लिया, शर्करा की मात्रा बैलेंस हो गई, घट गई, तब ये फिर से इसको इन्फॉर्म करेगा कि बस हो गया, अब तुमको क्या नहीं करना है, फिर से पुनर्भरण नहीं करना है, तो बंद करो पुनर्भरण भेजना। ठीक है, तो यही है फीडबैक मैकेनिज्म कि जब आपके बॉडी को जो चीज नीड होता है तो उसके लिए एक मैसेज ट्रांसफर होता है, जो एक हार्मोन है वो रिलीज होता है ना, और उसी हार्मोन के थ्रू क्या होता है आपका वो जो भी आपको जरूरत है, जैसे इसमें यहाँ पे दिया है इंसुलिन का जरूरत है, तो इंसुलिन बनना होगा, शुरू इंसुलिन फॉर्म होगा, और जैसे ही इंसुलिन के फ्लो होने से रक्त में शर्करा की मात्रा जब बैलेंस हो जाएगी तो फिर से एक मैसेज आएगा कि अब हो गया, अब बंद कर दो। ठीक है, तो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म पुनर्भरण की जो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी इस वाले से। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।